शिखा की जिंदगी में सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन एक दिन डॉक्टर मनीष ने उसके पति गौरव के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए उसे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। सहूलियत के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर अजीत के नाम एक पत्र भी लिख कर दिया था। मनोज भैया मुंबई में रहते हैं। शिखा ने उनसे फोन पर बात करके पूछा तो कहने लगे, अपना घर है, इसमें पूछने वाली बात क्या है? तुमने पूछा है, इसका मतलब हम लोग गैर हो गए? और ना जाने कितना कुछ कहा था। इसके बाद ही उन लोगों ने मुंबई जाने का कार्यक्रम बनाया। यद्यपि वह माया भाभी को सही रूप से पहचानती थी, पर गौरव तो कहते नहीं थकते थे कि मुंबई वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी है, तुम तो बेवजह उन पर शक करती हो। फिर भी शिखा अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होकर आई थी कि जो भी कुछ होगा उसका सामना करेगी। वे दोनों लगभग 2 बजे दिन में मुंबई पहुंच गए। स्टेशन से घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद गौरव आराम करते करते सो गए और शिखा बर्तन धोने में व्यस्त हो गई। यद्यपि सफर की थकान से सिर दर्द हो रहा था, फिर भी रसोई में लग गई ताकि माया भाभी को कुछ कहने का मौका ना मिले। शाम को 6 बजे अस्पताल जाकर चेकअप कराना है, यह बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने 1 घंटा पहले ही जरूरी कागजों तथा डॉक्टर मनीष के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया था। क्योंकि पहला दिन था और सायन जाना था, इसीलिए वह 1 घंटा पहले ही घर से निकली थी। उन्हें डॉक्टर अजीत का क्लिनिक आसानी से मिल गया था। उसने दवाई का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 15-20 दिनों के इलाज से देखेंगे, संभावना है ठीक हो जाएंगे, वरना इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। परंतु डरने की कोई बात नहीं, सुबह शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज कराएं। वह लोग उनकी बातों से आश्वस्त होकर पूछते पूछते बस स्टॉप तक आए। वहाँ से घर तक के लिए बस मिल गई थी। उन्होंने एक दुकान से केक, बिस्कुट और कुछ फल खरीदे तथा घर के लिए चल दिए। उसके हाथों में इतना सारा सामान देखकर माया भाभी बोली थी, इस तरह फिजूल खर्ची मत करो, घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुजिया भी है, फिर इन्हें खरीदने की जरूरत क्या? उनकी बात काटते हुए शिखा ने कहा, शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएंगे नहीं, इसीलिए केक बिस्कुट ले लिए हैं। ठीक है, कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। भैया ऑफिस से आ गए थे। उन लोगों को देखकर भैया और बच्चे खिल से गए। उसने और गौरव ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने उन लोगों के। भाभी बैठे बैठे सब्जी काट रही थी। शिखा को बहुत थकान महसूस हो रही थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने माया भाभी से कहा, आप आराम कर लीजिए, रसोई मैं बना लूंगी। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह गौरव को सैर कराने ले गई। जैसा भैया ने बताया था, लेन पार करते ही पार्क दिखाई दिया। यहाँ यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। वह दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक सज्जन ने इन्हें उठाया और बोले, चलिए उठिए, आप घूमने आए हैं या बैठने? वे लोग उनके साथ थोड़ी देर तक घूम फिरकर वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर उन लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम अजय बताया। उनकी बेटी रिया 9वीं कक्षा में पढ़ रही है तथा उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी। यह पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, वे बोले, दूसरे विवाह के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पत्नी की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नजर से देखते थे। वे आत्महत्या से अपने आप को अस्तित्वहीन सा समझ रहे थे। गौरव ने उन्हें समझाया, देखिए अजय जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है, वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी। उसके बाद वे दोनों घर वापस आए तो भाभी अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भैया उस समय ब्रश कर रहे थे। वह फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद वह उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे, चाची आ गई और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और भाभी का हालचाल लेने उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे उसे देखते ही थोड़ी संकुचित सी होकर बोली, आओ आओ, जरा शरीर भारी हो रहा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बीपी बढ़ा है। अरे भाभी,
आप भी कैसा संकोच कर रही हैं? मैं हूं ना, निश्चिंत रहिए। उसने शब्दों को भारी करके कहा। अब वह थकती नहीं है, सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया है। डॉक्टर अजीत के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध, ब्रेड आदि लाना, उन सब में खर्च इलाज से भी ज्यादा हो रहा है। उसे चिंता इस बात की है कि अब पैसे भी गिनकर ही बचे हैं और दवा खाने का बिल चुकाना बाकी है। इन्हीं तनाव से घिरी होने के कारण आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कपड़े बदलते समय रुपए की गड्डी वही कमरे में ही छूट गई थी और जो छूट गया सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों की गड्डी उठाना भूल गई। यद्यपि जब उसे याद आया तब वह गड्डी लेने भागी। उसके कपड़े तो वैसे ही पड़े थे, पर वहाँ रुपए नहीं थे। उसे काटो तो खून नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। गौरव ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन देख रहे थे, पर उस समय उसने गौरव से कुछ नहीं कहा। टहलने के लिए जब बाहर निकले तो उसे गुमसुम देखकर गौरव ने पूछा, क्या बात है? वह चुप रही। कैसे कहे, समझ में नहीं आ रहा था। वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि गौरव ने संभाल लिया और समझाने के लहजे से कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम करो, मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा। यह सोचकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सचमुच तुम बहुत थक गई हो। मेरी देखभाल के साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, यह बात नहीं है। तो क्या बात है? चलो वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर सारी बात उसने उन्हें बता दी। वो बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वह हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें। भैया से उधार मांगने पर पूछेंगे कि तुम तैयारी से क्यों नहीं आए। यदि सही बात बताई तो बात का बतंगड़ बनेगा। फिर वह चुप हो गया। गहरी चिंताएं की रेखाएं गौरव के चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे धैर्य तो दिया, पर स्वयं विचलित हो गया। अजय जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गए। उन लोगों ने झिझकते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई तथा मदद करने के लिए कहा। वे कुछ देर खामोश सोचते रहे, फिर बोले, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी तो नहीं कर सकता। आप अपनी कोई चीज गिरवी रख दे। जब 3 माह बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे, तब पैसे देकर अपनी चीज ले जाना। हाँ, इन पैसों का मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा। मरता क्या ना करता। वे लोग तैयार हो गए। उसके गले में 1.5 तोले की चेन थी। उसे देकर रुपया उधार लेना तय हुआ। अजय जी अपने घर गए और 5,000 रुपए लाकर उनकी हथेली पर रख दिए। उसने उनका उपकार माना और सोने की चैन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद गौरव की आंखों में उदासीनता गहरा गई। वह शिखा को ही भला बुरा कहता, डांटता। उसकी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होते तो शायद उसका मन हल्का हो जाता, पर भाई के संरक्षण में यह धोखा उन्हें पच नहीं रहा था। अजय जी दुनियादारी की बातें, रिश्ते नातों के खट्टे मीठे अनुभव सुनाते रहे, समझाते रहे, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर जाकर उसने रात को गौरव को समझाया, समझ लो चैन कहीं गिर गई या रुपयों की गड्डी कहीं बाहर गिर गई। इस तरह मन उदास करोगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब यह गलती मुझसे हुई है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। अजय जी उसी तरह मिलते, बातें करते, हंसते हंसाते रहे। बातों बातों में उसने उन्हें बताया कि कल डॉक्टर ने एक्सरे लेने को कहा है। रिपोर्ट ठीक रही तो वे 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। अजय जी को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। बोले, आज से 5वें दिन मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? भाभी जन्मदिन? उनका इस तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन 16 तारीख है ना, आप लोगों को मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। फिर गंभीरता से गौरव का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार मेरे मुंह से जन्मदिन की तारीख निकली है, 16 तारीख। यह जानकर वह भी चौंक पड़ी। अरे, उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है। अजय जी, उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हंसते हुए गौरव ने कहा, मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा। इसी बहाने आप लोग हमारे घर तो आएंगे। अजय जी ने कहा। शिखा ने गौरव की ओर देखा तो वे बोले, ठीक है,
फिर बात तय हो गई। अजय जी खिल उठे। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन जाग उठा था। अच्छा संबंध बने तो मनुष्य अपने दुख भूलने लगता है। वे लोग भी खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में पहले जितना झुकाव था उससे अब कम था। डॉक्टर का कहना था कि ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। इन्हीं दो उपायों से अपने आप को ठीक से दुरुस्त करना होगा। उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टला था, डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी थी। 3 महीने के बाद एक्सरे द्वारा जांच करानी पड़ेगी। डॉक्टर का कहना था हड्डी को झुकने से बचाना है। उसने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। कुछ दवाइयां खरीदी और फिर वहीं एक नजदीकी दुकान से अजय जी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए कुर्ता पजामा और मिठाई का डब्बा खरीदा। फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर वे लोग घर आ गए। गौरव ने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कल सुबह लौटने की बात कही। भाभी पहले तो तटस्थ बैठी थी, फिर चौंक कर बोली, अरे चले जाना 2-4 दिन और रह लो। फिर अफसोस जाहिर करती हुई बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा। तुम ना होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं ना, मुसीबत चौतरफा आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में किया। शिखा की आवाज में कुछ चिढ़ने का लहजा आ गया था। शाम को वे लोग अजय जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर। फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर बेटी रिया। देखते ही उसने हाथ जोड़कर उन लोगों को नमस्ते किया। शिखा ने तो उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर एक चुंबन धेड़ दिया। गौरव ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद दिया। वह अपनी नजरों की चारों ओर दौड़ा रही थी, तभी अजय जी की आवाज गूंज उठी और सबने एक दूसरे को बधाइयां दी। उसने मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ में और कुर्ता पजामा का पैकेट अजय जी के हाथ में थमा दिया। भोजन टेबल पर लगा था। हंसते मजाक करते सब लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज स्वादिष्ट बनी थी। वे लोग सारी औपचारिकताएं भूलकर आपसे तुम पर आ गए थे। अजय जी कह रहे थे कि 3 माह बाद जब दोबारा आना तब यही ठहरना। देखो भाई, संकोच मत करना। और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिया। जरूर जरूर आएंगे। आपके रुपए देने तो जरूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दें, और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना भाई। गौरव ने बड़े प्रेम से कहा तो अजय जी ने इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोले, कैसी बातें करते हो, दोस्ती की है तो इसे निभाऊंगा भी, चाहो तो आजमा के देख लेना। तब तक उन्होंने पैकेट खोल लिया था। एक सुनहरी डिब्बी में उसकी वाली सोने की चेन रखी थी। एक पल आंख मूंदी और सारी स्थिति समझ में आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने महान है वे। संकट से उबारा भी और रिश्ते के बंधन में भी बांधा। शिखा उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और बोले, नहीं बहन नहीं। अजय जी की आंखें सजल हो गई। उनके मुंह से आगे कुछ न निकल सका। रिया अपने पापा से लिपट गई। पापा, आप कितने अच्छे हैं। फिर वह उन लोगों के पास आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर फैले बैंगनी रंग ने जीवन के आकाश में मचान बना दी हो। आज शिखा और गौरव सोच रहे थे कि एक वो हमारी अपनी भाभी हैं, जिन्होंने रुपयों का बटुआ गायब करके हमें दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। भाभी की चालाकी भरे धोखे को वे भूल नहीं पा रहे थे। पर भला हो अजय जी का, जिन्होंने न केवल हमें मुसीबत में उबार लिया बल्कि अनजान संबंधों को रिश्ते का नाम भी दिया। भाभी अपनी होकर भी पराई बनी रही, और एक ये लोग हैं जिन्होंने मुसीबत में साथ और अपनापन दोनों दिया। ये देखकर दोनों के नेत्र सजल हो उठे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है एहसास। विभा जी अपने बेटे अमित और बहू मीना के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी, कंचन, जो कि शादी के बाद दुबई में बस गई थी। विभा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अमित और मीना की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। मीना बहुत ही सुलझी और समझदार थी और नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती थी। लेकिन घर की मुखिया विभा जी ही थी। घर में एक पत्ता भी विभा जी के कहे बिना हिलता नहीं था। बेटे
और बहू दोनों उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। बहू मीना का नौकरी करना विभा जी को बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मीना और अमित ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का नौकरी करना कितना जरूरी था। विभा जी अपने बेटे अमित से इस बारे में बात करती तो अमित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मीना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। घर पे रहने की वजह से वह बात बात पर छोटी छोटी चीजों को लेकर मीना को ताने देती थी, उसे परेशान करती, लेकिन मीना कभी भी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मीना देर तक सोती रही और विभा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 9 बज गए हैं। अमित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लगा है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। मीना घबराकर उठती है और कहती है, सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अमित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। विभा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। मीना ने घड़ी देखी तो वाकई 9 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो अमित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन हो गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मीना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मीना नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर ना चाहते हुए भी मीना सास की बात सुनने लगी। अरे विमला, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मीना के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अमित का बोझ कम करने के लिए ही वह नौकरी कर रही है। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में विभा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। उसी बीच विभा जी की बेटी कंचन का दुबई से फोन आ गया। कंचन की सास उसके पास दुबई आई हुई थी। आदत के अनुसार विभा जी ने जैसे ही कंचन की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही कंचन ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजीव फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने ही अकेले बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है।
मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और कंचन रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। कंचन की बात सुनकर विभा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मीना तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने उसी समय मीना को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मीना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए माफी चाहती हूँ बेटा। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर विभा जी का बदला हुआ रूप देखकर मीना की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। दोस्तों, शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, विभा जी की तरह। तो दोस्तों, आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।